नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं IAS वारियर्स चैनल पर। सारे लोग कैसे हैं और गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। जैसे कि देख पा रहे होंगे BPSC TRE 3.2 के लिए आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं सोचा कि एक वीडियो आपको पोस्ट करूं। हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिले इससे, और किन किन गलतियों से बचना चाहिए। वहाँ पर दो तरह की रणनीतियाँ हो सकती है, एक तो क्वेश्चन बनाने का और दूसरा उससे पहले का जो बेसिक डिटेल का। उसके बाद से बहुत सारे लोगों को नॉर्मलाइजेशन में के चलते परेशान है कि पेपर ज़्यादा होगा, ये तरह तरह के अलग अलग पेपर आएंगे तो उससे परेशान है। ठीक है, तो सब पे हम सब मुद्दों पे धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन सुनाते हैं कि कई लोग डर रहे हैं इस बात से कि मैंने इतनी मेहनत की है, पता नहीं क्या होगा। यकीन मानो साथियों, अगर सच में आपने मेहनत किया है तो जीत आप ही की होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मेहनत किया है, क्योंकि आपके साथ मैंने भी मेहनत किया है। तो मुझे पता है कि आप लोग खूब पढ़े हो। ठीक है, इतनी लंबी लंबी वीडियोस को देखना ये भी बड़ी बात है ना, बनाना चलिए ठीक है अलग बात है, लेकिन देखना भी बड़ी बात है। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो जिससे पता चलता है कि आप पढ़ते हो। बिना पढ़े हुए आप मतलब इतना नहीं देख पाते हो। तो सिंपल सी बात यही है कि बस अपने आप पे भरोसा रखिए, सफलता निश्चित रूप से आपकी कदम चूमेगी। और इसी पे एक लाइन में कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहती कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। यानी कि सच में आपने मेहनत किया होगा तो अपने आप पे भरोसा करें, अपने मेहनत पर, और मेहनत ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जो आप सपना देख रहे हैं। किस्मत की आजमाइश तो कह रहे हैं कि जुए में भी होती है, यानी कि ये जुआ नहीं है। आपने मेहनत किया है तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। किस्मत 2-4% अलग बातें होती है, लेकिन आप सच में दिल से अपना 100% दिए हैं तो 100% आपका रिजल्ट होगा। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डर लग रहा होगा, बहुत सारी घबराहट हो रही होगी, बहुत सारी पसीना छूट रहा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। कई बच्चे कह रहे सर टिकट कैंसिल हो गया। मैंने देखा था कल कुछ लोगों का कमेंट्स, तो मैनेज करी किसी तरह। एग्ज़ाम छोड़ा नहीं जाता इससे। कमेंट सबका पढ़ता हूँ, वहाँ पर रिप्लाई भले मैंने दिया। तो एग्ज़ाम इसके लिए छोड़ा नहीं जाता है, आपको लड़ना है। वो तो आपके लिए क्या है, परीक्षा है। कहते हैं ना कि परीक्षा इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि आपदा अवसर को अवसर, आपदा जो होती है अवसर की तरह आती है। तो आपदा को अवसर में बदलिए, और एग्ज़ाम छोड़ने वोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी का टिकट कैंसिल, किसी को जगह नहीं मिले, किसी का एक ट्रेन छूट जाए, दूसरे ट्रेन से जाइए, लेकिन आप लोग जाइए एग्ज़ाम में। जितना कष्ट झेलिएगा आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। अंतिम समय है, मेहनत करते रहिए। चलिए हम लोग कुछ कुछ मुद्दों पर बात करते आइए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम हाल रणनीति का। देखिए, दो स्तर होगा एग्ज़ाम हाल रणनीति में। एक तो बेसिक डिटेल होता है और दूसरा क्या होता है, आपका एग्ज़ाम का पेपर होता है जिस पर आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहला ध्यान आपको कहाँ होना चाहिए, एग्ज़ाम की बेसिक डिटेल में। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं सर हम सही भरते हैं। अरे भाई, मेरे से भी ये गलतियाँ हुई है, तो कभी भी ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो मेरा बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि OMR जब भरना है तो थोड़ा सा शांत दिमाग से भरिएगा। और इसमें कुछ कुछ बातों को आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अगर OMR भरने में आपको बार बार गलतियाँ होती हैं तो एक मेरा टेक्निक अंदाज सकते हैं जो मैं अपनाता हूँ खुद एग्ज़ाम में, कि अपने साथ एक पेंसिल लेके जाइए, या फिर पेंसिल नहीं है तो पेन से ही मैनेज करिए। पेंसिल ज़्यादा अच्छा होगा। जब भी OMR का ऊपर होता है ना, नंबरिंग लिखना होता है, तो ऊपर तो नंबर आप लिख सकते हैं आराम से कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 6 है, जो भी है यहाँ लिख सकते हैं। उसके नीचे गोला पे भरना होता है। गोला मिस्टेक उसी में हो जाता है कि इस गोले में इधर कभी कभी ऊपर का नीचे जीरो की जगह पर एक रंग आ गया। तो इसके लिए क्या करें आप समझिएगा। सबसे पहले मानिए 2 भरना है तो 2 पे डॉट केवल लगा दीजिए। डॉट लगाने से फ़ायदा ये होगा आपको कि थोड़ा सा एहसास भी हो जाएगा। सारे पे पहले डॉट लगा दीजिए, मतलब 2 पे लगा दीजिए, 3 पर, सब पे डॉट लगा दीजिए। डॉट लगाने के बाद एक बार रीचेक कर लीजिए कि क्या मैंने डॉट सही लगाया है कि नहीं, और उसके बाद फील करिए। यकीन मानिए बिल्कुल आपको गलती नहीं होगा, ऐसे करिएगा तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि सिग्नेचर करना, जो वहाँ पे आते हैं शिक्षक लोग, उनका सिग्नेचर करवाना। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में जो कदाचार होता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माहौल के हिसाब से काम करिएगा, ये नहीं कि पूरा हम इससे पूछे जा रहे हैं उससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसा मतलब एग्ज़ाम एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको काम करना है, नहीं तो पता चलता है कि आपकी जानकारी है और पूछने के चक्कर में आपका क्या हो गया, आपका पेपर ले लिया गया कुछ समय के लिए, या फिर हरदम के लिए ले लिया गया। तो ये आपको जानते हुए क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आएगा। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह पर कुछ लिखिएगा मत। इससे भी कई बार क्या होते हैं कि जो उसमें चेक करने वाले होते हैं, कुछ एलिगेशन लग जाएगा और फिर आपको पेपर के लिए कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया जाएगा, तो फिर आपको समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहले बात क्या होगा कि रोल नंबर वगैरह जो होगा, यानी कह सकते बेसिक डिटेल, अपना बेसिक डिटेल को ठीक से भर लीजिएगा। बेसिक डिटेल भरने के बाद से आप आइएगा
एग्ज़ाम का जो माहौल होगा उसके हिसाब से काम करिएगा। एग्ज़ाम में कुछ भी इधर उधर ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ाई किया और परेशान नहीं होइए। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार क्या करिएगा, थोड़ा सा जब एग्ज़ाम शुरू होगा एग्ज़ाम हॉल में बैठना पड़ता है ना, क्योंकि एंट्री पहले ही हो जाती है। तो एक बार सर अपने नीचे करके बेंच पे थोड़ा सा कुछ समय के लिए अपने आप को कूल डाउन करिएगा। नीचे कहते हैं ना कि सर ऐसे रख के सोने टाइप का, उससे क्या होगा ना कि माइंड थोड़ा सा फ्रेश टाइप का हो जाता है। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करिएगा, थोड़ा सा अच्छी नींद लीजिएगा। और अगर सेंटर जहाँ है वहाँ एकदम शाम में नहीं, 3-4 बजे तक ही पहुँच जाने की कोशिश करिएगा। मानिए कल एग्ज़ाम है तो आज 3-4 बजे पहुँच जाइएगा, जिससे क्या होगा कि रूम खोजने में, होटल वगैरह में जाने में आपको परेशानियाँ नहीं होगी। और जब समय से आप पहुँचिएगा तो समय से खाना पीना खा के आराम से सो जाइएगा। ठीक है, हल्का खाना ले सकते हैं, कुछ ये होगा, अच्छी नींद आएगी तो आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगा। अच्छी नींद लेने की कोशिश करिएगा। घबराइएगा नहीं, ये छोटा है वो पढ़ ले, कुछ नहीं, जितनी होती हैं सब भूला हुआ लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम में बैठिएगा तो सब आपको याद आ जाएगा। क्योंकि हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं, इतनी तैयारी, फिर भी हम लोग के साथ भी ये सब प्रॉब्लम होती है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एक तो स्टेज क्या हो गया, एक स्टेज हो गया आपको कि एग्ज़ाम हॉल की बेसिक जो डिटेल होगा या फिर बेसिक रणनीति होगा उसमें क्या क्या करें। अब दूसरा हो गया कि क्वेश्चन पे काम कैसे करें। देखिए मैं अपना रणनीति बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कैसे बनेगा। मैं पेपर सॉल्व करता हूँ 3 बार में, मैं पेपर 3 बार में सॉल्व करता हूँ। बाकी आप अपना रणनीति देख सकते हैं कैसे आपको सूटेबल होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको मानना ज़रूरी है, सबका अलग सूटेबल, सबको अलग चीज़ें सेट करती है, तो आप देख लीजिएगा। मेरा पहला राउंड क्या होता है कि जितना मुझे सही प्रश्न आ रहे हैं ना, पहले उसको मैं क्या करूँगा, टिक करके कलर कर लूँगा। उससे क्या होगा कि सही जो मेरा एकदम कन्फर्म क्वेश्चन है उसका ऊपर का नीचे गोला मेरा न रंगाए, ताकि कम प्रश्न मेरे सही होंगे। प्रश्न स्टार्टिंग में सही वाले कम ही होते हैं, तो जिसमें आपको गलत रंगाने की कोशिश ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब गलत सही सब जिसमें आ रहा है उसमें, जिसमें नहीं आ रहा सबको एक साथ टिक मार लिया, रंगने गए तो पता चला कि जो नहीं आ रहा था वो सही रंगा गया और जो आ रहा था उसको गलत रंग दी। तो इसीलिए फर्स्ट बार में क्या करना है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। फर्स्ट बार में आपको वैसे प्रश्नों को क्लिक करना है जिसमें 100% आप श्योर हो। अब 100% का मतलब ये नहीं हुआ, क्या हो सकता है एक आध परसेंट प्रश्न होंगे जो आपको गलती वहाँ पर भी हो जाएंगे। तो इस स्टेज में हो सकता है कि आपका 60 ही प्रश्न सही हो, पहले स्टेज में कि 60 ही प्रश्न सही हो, 65 सही हो सकता है, 40-50 भी हो, तो घबराना नहीं है। पहला स्टेज हो गया। और उसी स्टेज के समय क्या लगाना है, 2 चीज़ें लगाना है। एक तो क्वेश्चन को एकदम छोड़ देना है, और एक क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा देना है। जो टिक कर लिए अपना 100% सही वाला तो टिक करिए, ऑप्शन में ही टिक कर लिए और आके अपना गोला भर लिए। ऑप्शन में टिक करना मत भूलना, क्योंकि मिलाने में आसान होता है, श्योर हो पाए एग्जाम के बाद से। तो पहला तो जो टिक लगा दिया ऑप्शन में, तो उस पर तो कोई मार्क ही नहीं करना है। जो 2 ऑप्शन में डाउट है उस पर डबल स्टार थोड़ा सा लगा लीजिएगा पहले राउंड में ही। जब सही बनाते रहिएगा तो सब क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, तब ना पता चलेगा कौन सही है बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। तो जो 2 ऑप्शन पे डाउट होगा उस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। जो पूरा डाउट होगा उस पर कुछ लिखिएगा ही नहीं। और दूसरे बार में आइएगा डबल स्टार वाले प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, जो पहली बार में दिमाग में लाए जो ऑप्शन उसी को क्लिक करिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स का लॉ है कि जो चीज़ें पहली बार देखी गई होती है वो फिर एग्ज़ाम में पहले, मतलब कि पहली बार वही दिमाग में हिट करती है। आपको लगता हो कभी कभी आप सही देखते होंगे और पहले सही सोचते होंगे, बाद में गलत मार देते हो, बाद में पछतावा होता है कि पहले मैंने सही सोचा था। तो जब दिमाग में जो आंसर आपको पहले हिट करे, कोशिश करिएगा उसी को टिक करिएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थर्ड राउंड में वैसे प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको सॉल्व करिएगा। नेगेटिव मार्किंग है, जरूरी नहीं कि आपको करना है। एलिमिनेशन प्रोसेस को भी यूज़ करिएगा कि ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, 3 छट गया तो क्या क्या बच जाएंगे, या फिर ये तो होगा ही नहीं। तो ऐसे करके कुछ कुछ प्रश्नों पर जिसमें 4 पे 4 डाउट है, नेगेटिव मार्किंग मुझे लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है शायद आप लोगों में। तो सारे प्रश्नों को, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे ख्याल से, तो सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये रहा का एग्जाम हॉल की रणनीति। जो भी प्रश्न होंगे, जितने भी सही आंसर होंगे, वो डजंट मैटर कि कितने सही हो रहे हैं, वो एग्जाम के पेपर पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि अभी आप कह सकते हैं कि मेरा 90 नंबर आएगा, और जरूरी नहीं कि अभी आप कह सकते हैं आपका 50 नंबर आएगा। वो एग्जाम के मैटर पे डिपेंड करता है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना पीआरटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी में सबकी बात कर रहा हूँ। एक कॉमन वीडियो है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की माहौल पे डिपेंड करता है, एग्ज़ाम के पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर आपका कैसा है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंच जाइएगा टाइम से, और जिनका 2 दिन पेपर होगा आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम हॉल पे, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाने का, ठीक है। तो इन सब थोड़ा सा बातों को ध्यान रखिएगा, और कोशिश करिएगा जो प्रश्न आ रहे हैं उनका OMR में गलती ना रंगाए, क्योंकि एक एक प्रश्न से कभी कभी आप बाहर हो जाते हैं, और वो गलतियाँ मैं भी करता हूँ। कई बार मैं 4-4 गलती रंग के आया हूँ,
और कभी मुझे बहुत भारी पड़ जाते हैं एक प्रश्न भी वहाँ पर। तो कभी भी ये गलतियों से बचिएगा कि OMR में ऊपर से नीचे कुछ रखने वाला ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम का। बिल्कुल आपको डरना नहीं है और एग्ज़ाम हॉल में पूरा एकदम कॉन्फिडेंट होकर बनाइएगा और आसान प्रश्नों पे ज़्यादा अलबला नहीं जाना। अलबलाना समझते हो ना मेरा लैंग्वेज, मतलब ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है और कुछ भी, क्योंकि आसान प्रश्न जहाँ भी आए मुझे याद कर लेना कि सर ने बोला था कि जहाँ पर आसान प्रश्न आए वहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा होने की चांसेस रहती हैं। तो सारे ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि ऑप्शन ए को पढ़ लिया अरे भाई ए टिक कर दी, नहीं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। हो सकता है कि डी आंसर भी हो सकता है उसका। जैसे पूछा गया कि काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए किसी को मिल गया रेगुर मिट्टी, अरे खुश होकर मार दिया उसी को, अरे भाई नीचे आपको लावा मिट्टी भी दे रखा था, ऑप्शन डी सही होता। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, अलबलाना नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक तरीका हो सकता है और अधिक से अधिक इसमें सॉल्व हो सकते हैं प्रश्न, ठीक है। पहले राउंड में जब सही सॉल्व करिएगा ना, उसी समय मैथ रीजनिंग वाला प्रश्न जो आ रहा होगा उसको सही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से भी टाइम लग रहा है, हो सकता है कि वो प्रश्न आपको आते होंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम ले रहा है तो ईगो पे नहीं आना है कि अरे तो हमको आता है बना के छोड़ेंगे, नहीं, छोड़ दीजिएगा। ऐसे मार्क लगा लीजिएगा, अगले बार जब समय बचेगा लास्ट में तो आके उसको बना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी समय बर्बाद करते हैं, आसान प्रश्न भी आपको आएंगे लेकिन वहाँ पर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं अब नए दूसरे स्टेप पे। देखिए दूसरा स्टेप क्या है साथियों कि कहा जा रहा है कि सारे सेंटर पे पेपर अलग अलग होंगे। अब देखिए उतना सेट बनाना तो पॉसिबल है नहीं, मुझे लग रहा है कि वही लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में 10-12 सेट बनाए जाएंगे और उसी को एक डिस्ट्रिक्ट में 10 सेंटर पे जो भी सेंटर होगा उसको चेंज करके दिया जाएगा। यानी कि 10 सेट बने हैं तो अलग अलग सेंटर पे सेट उसके हिसाब से एक सेंटर पे वो अलग अलग सेट जाएंगे ताकि सबका मिसमैच हो जाए, ठीक है। तो वो हो सकता है, लेकिन अब सबका सेट बिल्कुल अलग करना ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतने क्वेश्चन पेपर बनाने में स्थिति खराब हो जाएगी बीपीएससी की। तो ये मत याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, कुछ कुछ क्या होंगे आपको सेट अंतर आ सकते हैं, लेकिन कुछ मैच भी करेंगे। ध्यान रखिएगा पेपर में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, मैंने देखा है एसआई के एग्ज़ाम या फिर कोई भी। मानिए कि अगर चंपारण सत्याग्रह से पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था एक शिफ्ट में, तो एक में पूछ देगा कि आपको कि उसका नेतृत्व किसने किया था। तो जिस टॉपिक को पूछेगा ना उसी टॉपिक को अगला जो सेट होगा, शिफ्ट नहीं सेट होगा, उसमें भी पूछा जाएगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर अंतर आता है पेपर पे, मानिए कि एक पेपर आसान है दूसरे का पेपर इजी है, तो उससे भी घबराना नहीं है। आसान वाले तो इसलिए खुश है कि आसान है, वो मज़ा करेंगे अपना, लेकिन हार्ड वाले भी खुश हो जाइएगा क्योंकि वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है मैं बता रहा हूँ। एक प्रोसेस आया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस को हम लोग रेलवे में अच्छे तरह से समझ पाए हैं कि रेलवे में प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई होता है, और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है समझिएगा। पहले नॉर्मलाइजेशन में होता है क्या है कि जितने सेट होंगे ना आपके, मानिए यहाँ पर सेट 1 है, मैं समझा दे रहा हूँ, सेट 1 है, सेट यहाँ पर ए है, बी है, सेट सी है, सेट डी है, सेट ई है, इस तरह से मतलब बहुत सारे सेट बने हुए हैं, ठीक है। मानिए कोई विद्यार्थी है, उसका सेट ए है और उसका सेट आसान है और वो क्या कर रहा है कि अपना 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है 120 में। कोई अभ्यर्थी बी है जिसका सेट काफ़ी टफ है और वो मात्र 60 प्रश्न ही सॉल्व कर रहा है 120 में। तो घबराना इसको भी नहीं है, घबराना इसको भी नहीं है, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, आयोग ये तय नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं कि आयोग तय करता है कि आसान शिफ्ट कौन सा है या फिर आसान पेपर कौन सा है और मुश्किल पेपर कौन सा है। नहीं भाई मेरे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपने समझा नहीं है। ये आयोग नहीं तय करता है, ये तय करते हैं विद्यार्थी ही। मानिए कि पहले शिफ्ट में मानिए कि कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, सपोज करिए कि पहले शिफ्ट में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, सपोज करिए पहले शिफ्ट में मानिए कि 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरे शिफ्ट में भी 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब देखा कैसे जाता है कि ये जो 100 विद्यार्थी है ना, इसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स देखा जाएगा। 90 नंबर आया है ना, मानिए कि सबसे हाईएस्ट वाले का आया होगा 105 नंबर। मानिए अब 90 एवरेज में कह रहा हूँ, तो 105 सबसे हाईएस्ट वाले, उसके बाद एक जो होगा उसको 102, 103, 100 नहीं होता है। जब सेट टेस्ट में आसान होते हैं, मॉक टेस्ट में तो आप ज़्यादा नंबर लाते हो। तो इस सारे विद्यार्थी का नंबर देखा जाएगा टॉप रैंकर्स जो होंगे, ठीक है। और इसमें भी देखा जाएगा जो टॉप रैंकर्स होंगे। मानिए कि 60 यहाँ पर एवरेज आ रहा है, हो सकता है कि खूब हाईएस्ट करने वाला, खूब पढ़ने वाले का 70 आया हो, इसके बाद 65 किसी का आया हो, 60 आया हो, 55 भी आया होगा, 50 भी आया होगा। तो इस पे देखा जाता है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है। तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 105 मिल रहे हैं और यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 70 मिल रहे हैं। कितना का गैप हो रहा है, देख रहे हो ना। और इसी के आधार पे पेपर का डिसीजन होता है कि पेपर हार्ड क्या है और आसान क्या है, और उस हिसाब से इस शिफ्ट के नंबर क्या हो जाते हैं आपके, बढ़ जाते हैं
और इसका नुकसान नहीं होता। कई बार आपको देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि नुकसान होता है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोसेस में आपको नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक ही काम करता है। तो आप लोग, अब मैं नेगेटिव बातें करूँगा ही नहीं, आप लोग पॉजिटिव लेके चलिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आपको बहुत फ़ायदा। यहाँ पर क्या होगा कि सेट अलग होगा, तो आपकी जो ये धांधली वगैरह चीज़ था ना, तो ये बच जाएगा। पेपर आउट होना, पेपर मिलना, चीटिंग करना, बगल वाले से पूछ लेना, ये सब चीज़ों से आप बचिएगा। और यकीन मानिए साथियों, जब ये चीज़ों से बचिएगा ना, इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट एक आएगा कि आपका कट ऑफ कम जाएगा। क्योंकि आप देखते हो ना, मैथ के प्रश्न बगल वाले से लोग पूछ लेते हैं। मुझे हिस्ट्री नहीं आ रहा है, उसको हिस्ट्री आ रहा है, उससे हम हिस्ट्री पूछ लेंगे। मुझे साइंस आ रहा है तो हम साइंस बता देंगे। तो इसके कारण 5-6 नंबर या 10 नंबर कट ऑफ तो इससे बढ़ जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ देखिएगा डिक्रीज करेगा इसकी वजह से। अब नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ा दे तो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रॉ मार्क्स होता है, एक रॉ मार्क्स भी शो करेगा। रॉ मार्क्स क्या होगा, जो एक्चुअल आपके मार्क्स आएंगे। मैंने इस विद्यार्थी का 60 नंबर ही आया है, इस विद्यार्थी का 90 नंबर आया है, इसका नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम कम होता है या ना के बराबर होता है, या तो 90 रह जाएगा, इसका कम बढ़ेगा, या तो 92 हो जाएगा। 1-2 नंबर बढ़ेगा घटेगा, घटता नहीं है, या फिर उतना ही रह जाएगा। लेकिन इसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमारे किसका नंबर कहाँ चला गया, 95 चला गया, या फिर इसका भी 90-92 चला गया। तो नंबर बेसिकली घटते नहीं है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो पूछा पूछी होता है ना, तो एक रो मार्क्स भी शो करेगा कि आपको जितना एक्चुअल नंबर है वो भी दिखाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आए हैं आपके वो भी शो करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूछा पूछी नहीं हो, जिसके कारण क्या होगा, आपका कट ऑफ डाउन होगा। देख लीजिएगा, इसका बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पेपर अलग होने और पूछा पूछी नहीं होने के कारण आपका कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा रॉ मार्क के हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन होगा तो उससे तो खैर बढ़ेगा ही, वो अलग बात है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो मेरा मतलब यही हो गया कि घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना, आपको अडप्ट करना पड़ेगा। जो बदलाव होते हैं, बदलाव को अडप्ट करना पड़ेगा। और कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाइए। हो सकता है कि आपके लिए आपदा हो नॉर्मलाइजेशन, लेकिन आपके लिए अवसर भी बन सकता है, उसको अच्छा से यूज़ करिएगा। तो ठीक है, हाँ, नॉर्मलाइजेशन में एक बात का ध्यान रखना है कि अब प्रश्न हार्ड आ गया ना, तो घबरा नहीं जाना है। या फिर बाहर निकलने के बाद से बच्चा कोई कह रहा है कि दूसरा उसका पेपर था तो उसका प्रश्न ज़्यादा सही हो रहा है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हार्ड पेपर रहेगा। अच्छा देखना, सेट आसान होता है तो सबके नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं ना, अब पेपर हार्ड रहता है तो सबके नंबर कम आते हैं। तो हार्ड रहे पेपर ना, तो शुरू से ही प्रेशर में नहीं आ जाना कि मेरे से बन नहीं रहा है। अरे भाई, पेपर आपका हार्ड है, तो जो हार्ड है उसी में अच्छा करिए। क्या करिए, उसी में अच्छा करिए, क्योंकि जो उसी में अच्छा करेगा, मैक्सिमम मार्क्स तो उसी सेट में से आने वाले हैं। तो उसी में जो अच्छा करेगा उसका अच्छा होगा। तो कभी भी हार्ड पेपर को देख के आसान घबराना नहीं है, और आसान पेपर देख के अलबलाना नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं होना है। क्योंकि आसान है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रोसेस रहे। मुझे लग रहा है कि हर चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाया हूँ और आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा इस पर कुछ हम बातें किए तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है। और बस जाके अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा से करके आइए, हमको बताइएगा। बाकी हम लोग भी इस पे बात करेंगे, कितना आपने सॉल्व किया, कितना होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद की बात है, लेकिन अभी कुछ नहीं सोचना है, एग्ज़ाम में जाके सोचिएगा। और बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा नहीं होता, अरे भाई मेहता अंकल क्या कहेंगे, गुप्ता जी क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मौसी क्या कहेंगे, मामा, ये सब नहीं सोचना है यार। सोचने से रिजल्ट और गड़बड़ होता है। अगर सोचने से रिजल्ट हो जाता तो आप सोचने लगते। तो इसे इन सब प्रेशर को एकदम दूर कर देना है और आराम से क्या करना है, आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, क्योंकि एक बात रखिए दिमाग में, अपना तो 100% दीजिए। अरे भाई TRE 4 भी है, TRE 5 भी है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आगे नहीं देना है आपको, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहिएगा थोड़ा सा, तो दिमाग पॉजिटिव रहेगा। आप डरिएगा नहीं ज़्यादा, डरिएगा नहीं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मेरा रीज़न यही है सब कहने का। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। यकीन मानिए साथियों कि मैंने बहुत मेहनत किया आपके लिए इस एग्ज़ाम में, और बस वक्त आ गया है कि आपको मेरे मेहनत को साकार करके दिखाना है। और आपने भी बहुत मेहनत किया है, मेरे से ज़्यादा आपने मेहनत किया है। ठीक है, तो अब मेहनत को आपको एग्ज़ाम में जाकर रंग लाना है और इसको दिखाना है, अपने आप को प्रूफ कर देना है। बस मैं यही कहूँगा, और घबराना नहीं है। अंतिम समय में सबको, जो भी आप, हो सकता है कि कोई यात्रा कर रहे होंगे या फिर यात्रा करने वाले होंगे, या फिर 9th-10th वाले 11th-12th वाले होंगे, वो अभी नहीं निकले होंगे, तो सबको क्या, सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, अगर नए लोग होंगे, तो PYQ का 11 घंटे की सीरीज़ है, अभी भी वक्त बचा है, एक बार PYQ देख के जाइएगा, यही रामबाण आपके लिए है। ठीक है, इसके अलावा मैंने EVS का भी सेक्शन डाल रखा है। इसके अलावा आपको कल का मानव भूगोल भी डाल रखा है, निश्चयवाद, नियतिवाद, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जनगणना 2011, इस फैक्ट को आपको देख लेना है। बिहार हिस्ट्री हो गया, बिहार ज्योग्राफी हो गया, सबको ठीक से, जो लोग नए हैं उनको कह रहे हैं देख लीजिएगा, जो लोग पुराने हैं तो पता ही है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और बस अंतिम समय यही कि महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे से आप जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, डजेंट मैटर। क्योंकि मेरे से जुड़ा है, मेरा वह स्टूडेंट है, डजेंट मैटर, वो वही मेरा स्टूडेंट नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं सब लोग मेरे क्या हैं, स्टूडेंट है, और सबके लिए मेरे अंदर सहानुभूति है। आप मेरे से जुड़े हो
न जुड़े हों, सबका रिजल्ट हो और सब कोई खुश रहे और मिलने हमसे आप लोग आइएगा। ठीक है, आपके मिठाई का मैं वेट कर रहा हूँ। बस इतना ही याद रखें, एक बार मेरा चेहरा याद कर लीजिए एग्ज़ाम हॉल में। यकीन मानिए साथियों, आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग कहते हैं सर आशीर्वाद दीजिए, अरे भाई आशीर्वाद कहने की चीज़ नहीं होती है, हरदम आपके साथ हूँ मैं। एग्ज़ाम हॉल में भी किसी प्रश्न में अगर आपको परेशानी आती है मुझे याद करिएगा, मैं आऊँगा नहीं बताने के लिए, लेकिन आपको पॉजिटिविटी आएगी और कुछ कुछ चीज़ें मेरी दिखेगी जिसके कारण आप सही कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मैं हरदम आपके साथ हूँ और आशीर्वाद मेरा हरदम आपके साथ है। मेरे कहने से आशीर्वाद नहीं होगा। बस महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस आपको सफलता जरूर मिले। और अंतिम समय मैं यही कह रहा हूँ कि सबको क्या बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। जाकर धूरा उड़ा दीजिए, गर्दा गर्दा कर दीजिए। जो हमारा एक नई लैंग्वेज से गर्दा गर्दा कर देंगे, धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, बेस्ट विशेस। और बस एक लास्ट में यही लाइन कि हम हैं तो फिर किस बात का गम है। मिलेंगे फिर एग्ज़ाम के बाद, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।